इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल हमने चर्चा की थी एक भाषा को लेके, हिंदी भाषा। तो दोस्तों इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग, और इसके बाद जो है हमने आज पढ़ना था इसमें अपभ्रंश का वर्गीकरण। तो अपभ्रंश का वर्गीकरण जो किया गया है उसमें हमें 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां प्राप्त होंगी, और उन बोलियों के क्षेत्र के बारे में भी हमें पढ़ना है। वहाँ से अक्सर हमें एक प्रश्न मिलता है जो उसके क्षेत्र से संबंधित होता है, और उसमें पूछ लेता है कि ये निम्न बोली का जो है क्षेत्र क्या है, या इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, हिंदी जो है एक फारसी भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति जो है वो संस्कृत के सिंधु शब्द से मानी जाती है। सिंधु शब्द से मानी जाती है, और इसका जो विकास क्रम है वो हमने आपको बताया था। ये जो है सिंधु से जो रूप परिवर्तित हुआ ये आया हिंदू। हिंदू के बाद ये रूप हुआ हमारा हिंद, और हिंद से हमारा बना हिंदी, और हिंदी से जो आगे रूप आया ये हमारा हुआ हिंदी। तो दोस्तों ये तो चर्चा थी कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कई बार ये प्रश्न भी, ये क्रम भी पूछा गया है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति का विकास क्रम क्या है। तो इसमें दोस्तों ये क्रम हमें ध्यान रखना है, और ये शब्द अगर पूछ रहा है किस भाषा का है तो ये फारसी भाषा का है। अगला शब्द है इसमें भाषा, जो कि संस्कृत की जो है भाष धातु का रूप है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात मनुष्य जिस माध्यम से अपने विचारों को, अपने भावों को कहता है या व्यक्त करता है, तो वही क्या है, भाषा है। यानी कि भाषा वह माध्यम है जिसमें व्यक्ति अपने विचार या भाव व्यक्त करता है। तो दोस्तों ये तो था शब्द की चर्चा, और इसके बाद जो हमने इसके विविध रूप पढ़े थे उसको एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू के साथ में। और इसमें जो है क्या क्या हमने चर्चा करी थी पिछली क्लास में, उसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों हमने क्रम बताया था विकास का। संस्कृत के बाद रूप आया हमारा पाली, और पाली के बाद जो रूप हुआ वो प्राकृत, और प्राकृत के बाद जो रूप आया हमारा अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद जो हमें मिलेगा इसी में वर्गीकरण में हिंदी। तो दोस्तों संस्कृत की जो समय सीमा हमने बताई थी ये 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है, और इसके 2 रूप सामने आए थे निकल के। एक तो हमारा था वैदिक संस्कृत, दूसरा था लौकिक संस्कृत। दोस्तों वैदिक संस्कृत की जो समय सीमा है ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, और इसमें जो है रचना हुई है वो वेदों की हुई है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और लौकिक संस्कृत जो है इसकी समय सीमा है 1000
ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसमें दोस्तों जो रचनाएं हुई हैं वो हमारी महाभारत, रामायण, वेदांग, उपनिषद, महाभारत, रामायण, वेदांग, उपनिषद, और इसमें जो रचनाएं हुई हैं पुराण, उपपुराण, पुराण, दोस्तों महाभारत जो है ये वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है, इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। और इसमें कुल जो हैं 18 पर्व हैं। और ये रामायण जो है ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है 7 कांड हैं। वेदांग इनकी संख्या 6 है। उपनिषद इनकी संख्या 108 है। पुराण इनकी संख्या 18 है और उपपुराण इनकी संख्या भी 18 है। तो दोस्तों ये सभी की सारी रचनाएं जो हुई हैं ये लौकिक संस्कृत में हुई हैं। लौकिक संस्कृत को ब्राह्मण संस्कृत या उत्तर संस्कृत भी कहा जाता है। और ये वैदिक संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम समझें कि संस्कृत के 2 रूप निकल के आए। एक तो वैदिक संस्कृत जिसमें 4 वेद लिखे गए हैं हमारे, और इसको देववाणी भी कहा जाता है। और लौकिक संस्कृत जिसका समय काल है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, इसमें जिसे ब्राह्मण संस्कृत, उत्तर संस्कृत भी कहते हैं। और इसमें जो लिखे गए हैं कि महाभारत, रामायण, वेदांग, उपनिषद, पुराण और उपपुराण लिखे गए हैं। पुराण, उपपुराण लिखे गए हैं। और दोस्तों आगे जो समय है ये पाली का आया है। पाली की जो समय सीमा है ये 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी। ये महात्मा बुद्ध पाली भाषा में सबसे पहले जो है उपदेश और वचन महात्मा बुद्ध ने दिए। और इसीलिए जो है इसे प्रथम देश भाषा या देशज भाषा भी कहा जाता है। और इसमें अशोक के शिलालेख और महात्मा बुद्ध के उपदेश हमें मिलते हैं। और इसी में जो है त्रिपिटक लिखे गए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें शिक्षाएं, उपदेश और बौद्ध धर्म की मीमांसा का संकलन किया गया है। और इसके बाद दोस्तों रूप आता है ये प्राकृत का। जो प्राकृत का रूप है ये प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक का समय है। और इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम महावीर स्वामी जी ने किया अपने उपदेशों में, अपने वचनों में। इसीलिए दोस्तों इसको जो है प्राकृत भाषा को संस्कृत की पुत्री भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले लेखन हुआ है संस्कृत में, उसके बाद लेखन हुआ है प्राकृत में,
तो इसलिए प्राकृत को संस्कृत की पुत्री भी कहा जाता है। और इसमें लिखा गया जो पहला लेख है प्राकृत प्रकाश है, जिसे वररुचि ने लिखा है, जिसे वररुचि जी ने लिखा है। और दोस्तों पाली और प्राकृत भाषा में जो है एक समान स्वर मिलते हैं। दोनों में समानता इतनी है कि स्वर जो है जो पाली में है वही प्राकृत में है। उसके बाद दोस्तों प्राकृत के बाद रूप आता है अपभ्रंश, जिसकी समय सीमा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। दोस्तों अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। और इसी में जो है वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हमें 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां मिलेंगी। तो दोस्तों हमें मेनली चर्चा इसी बात पे करनी है कि अपभ्रंश के वर्गीकरण से कैसे कैसे जो है हमें 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां प्राप्त होती हैं। और उन बोलियों के कुछ क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमें जानकारी करनी है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एक प्रश्न जो है पूछता है। अपभ्रंश का वर्गीकरण। तो दोस्तों अपभ्रंश का वर्गीकरण जो है 7 भागों में किया गया है। यहीं से हमें 5 उपभाषाएं व 18 बोलियां मिलेंगी। तो पहला हमारा अपभ्रंश है शौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा है हमारा खस अपभ्रंश। तीसरा है हमारा पैसाची अपभ्रंश। ब्राचर अपभ्रंश। ब्राचर अपभ्रंश के बाद है पैसाची अपभ्रंश। दोस्तों पैसाची अपभ्रंश के बाद हमें पढ़ना है महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्री अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश के बाद हमें पढ़ना है मागधी अपभ्रंश। और मागधी अपभ्रंश के बाद हमें पढ़ना है अर्धमागधी। जी हाँ, जैसा हम लोगों ने चर्चा की है कि इसमें अपभ्रंश के वर्गीकरण को लेकर के जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें दोस्तों ये शौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राचर अपभ्रंश और ये पैसाची अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, इन सब में जो है ये बोलियां आई हुई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन सी 5 उपभाषाएं हैं जिनमें ये बोलियां आती हैं 18। तो दोस्तों जहां ये हिंदी लगा हुआ है यही हमारी क्या है उपभाषा। तो पहली उपभाषा है ये पश्चिमी हिंदी,
दूसरी उपभाषा जो हमारी है ये है राजस्थानी हिंदी, ये दूसरी उपभाषा हो गई। उसके बाद हिंदी जो है ये हमारा बिहारी हिंदी, या दोस्तों इसके बाद जो है आता है हमारा राजस्थानी हिंदी, और राजस्थानी हिंदी के बाद ये हमारा आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, तो दोस्तों पहाड़ी हिंदी से जो विकास हुआ है ये कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली का विकास हुआ है। ब्राचड़ से सिंधी और पैसाची से जो है पंजाबी या लहंदा, महाराष्ट्री से मराठी, और ये मागधी अपभ्रंश से जो है विकास हुआ है। बांग्ला, असमिया, उड़िया और ये बिहारी हिंदी, ये हमें यहाँ पर दोस्तों चौथी उपभाषा जो मिलती है ये मागधी अपभ्रंश से मिलती है, और ये पांचवी उपभाषा जो है ये अर्धमागधी से मिलती है, ये पूर्वी हिंदी। दोस्तों यही हमारी 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी। दोस्तों यहीं से हमें 18 बोलियां प्राप्त होती हैं, जिसमें 5 ये बोलियां जो हैं ये पश्चिमी हिंदी से निकल के आती हैं, और ये 4 बोलियां जो हैं ये राजस्थानी हिंदी से निकल के आती हैं, और ये 3 बोलियां जो हैं ये पहाड़ी हिंदी से निकल के आती हैं, और ये 4 बोलियां जो हैं, ये 3 बोलियां जो हैं ये मगही, मैथिली, भोजपुरी ये बिहारी हिंदी से हैं, और 3 जो हैं ये हमारी पूर्वी हिंदी से हैं। तो टोटल हमारी हो गई 5 और 4 ये 9, 3 12 और 3 ये दोस्तों 15 और 3 ये 18। तो दोस्तों यही हमारी उपभाषाएं 5 हैं, जिनसे हमें जो है 18 बोलियां प्राप्त होती हैं, और इन बोलियों की जो है कुछ उपबोलियां भी हैं, जैसे कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विविध जो है उपबोलियों के बारे में, और इसमें जो है दोस्तों केवल उन्हीं भाषाओं का विकास हुआ है जिसमें साहित्यिक रूप लिखा गया है, और ये जो नेपाली है दोस्तों इसको 18वीं बोली के रूप में जो है सम्मिलित किया गया है। और ये एक बार विवाद का भी विषय रहा है कि हिंदी में बोलियों की संख्या है। तो दोस्तों इसमें जो है 17 कहीं कहीं पे मिलता है, लेकिन 17 इस पे जो है ये विवादित प्रश्न रहा है कि उसमें उन्होंने जो है नेपाली को सम्मिलित नहीं किया था, और नेपाली को सम्मिलित कर लेने के बाद 18वीं बोली ही कौन सी हो जाती है हमारी नेपाली। तो दोस्तों ये है हमारा अपभ्रंश का वर्गीकरण, और इसी से जो है जो ये बोलियां हैं इनके क्षेत्र जो हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।